तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था भाई, हमने जो है थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर किया था अपना जो सेकंड चैप्टर था हमारा। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या था भाई, सेकंड चैप्टर था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये वाला जो चैप्टर था ना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इस चैप्टर का जो मेनली जितना भी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी जो है वो अभी भी पेंडिंग है, तो वो साथ साथ हम लोग जो है निपटाते जाएंगे। उसमें से कुछ पोर्शन आज वाली क्लास में कवर करेंगे थ्योरी का। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगी। बट अभी क्या था, अभी तो प्योर थ्योरी पढ़ रहे थे हम अभी तक जो था, बट अब जो थ्योरी पढ़ेंगे ना वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी होगी। हालांकि अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ ली है ना उसमें भी कुछ एस्पेक्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड थे, तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था। तो भाई आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ी थी। भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो भाई यहाँ पे हमने पढ़ा था, ध्यान से सुनना सारी बातें। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी बातों को अच्छे से सुनना। तो भाई पार्टनरशिप का मतलब हमने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप का मतलब हमने ये पढ़ा था कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नाम का एक एक्ट है हमारे देश में, कानून। ठीक है, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कानून है हमारे देश में, इस कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, धारा, हिंदी में धारा बोलते हैं, धारा 4। ठीक है, तो इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं धारा को। ठीक है, तो सेक्शन नंबर, जैसे धारा 420 सुना होगा आपने। ठीक है, तो वैसे ही धारा 4 जो है, सेक्शन नंबर 4 जो है, वहां पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी गई है। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है भाई, तो वहां पे ये वाली डेफिनेशन दी गई है जो कि मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाई थी भाई, यहाँ पे बुक में भी आपको मिल जाएगी ये वाली। Partnership is the relationship between two or more persons agreed to share profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो ये हमने जो है डेफिनेशन अपनी कॉपी में भी लिखी हुई है, आपने रजिस्टर में नोट की होगी जरूर, तो भाई वहां से भी आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है भाई। तो जब दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाती है, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है। किस चीज का एग्रीमेंट, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। भाई एक बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करने का एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई वो जो व्यक्ति हैं वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तब ये कहा जाएगा कि वो जो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं वो पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। आगे हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई द बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब जो बिजनेस है वो हो सकता है सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएं, सारे पार्टनर्स एक्टिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कुछ स्लीपिंग पार्टनर जोन में से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की। मैं उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ पे याद होगी। मैं बहुत ही टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ, जितना आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज वाली क्लास में जितना भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, ये तो टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट यहाँ पे जो चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो भाई अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4, पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who are agreed to share profit and losses of a business, business में भी carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, बिजनेस जो है वो हो सकता है सारे के सारे व्यक्ति मिलके चला रहे हो, या उनमें से कुछ व्यक्ति जो है वो चला रहे हो, मतलब बाकी पार्टनर्स जो है वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे पढ़ी थी। आगे हमने पढ़ा था कि भाई 3 टर्म्स हमने समझी थी कि पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है और फर्म नेम क्या होता है। पार्टनर क्या होता है भाई, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था इंडिविजुअली हर वह व्यक्ति जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है वह पार्टनर कहलाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि भाई ए, बी और सी 3 व्यक्ति थे, और ए, बी और सी बिजनेस कर रहे थे साथ में मिलके पार्टनरशिप में। बिजनेस का नाम क्या था भाई, बिजनेस का नाम था एबीसीएन कंपनी। ठीक है, तो ए भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है, सी भी एक पार्टनर है, लेकिन एबीसीएन कंपनी मतलब जो बिजनेस नेम है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फर्म नेम, फर्म नेम। और एबीसी को कलेक्टिवली अगर मुझे बोलना हो भाई, एबीसी को मुझे कलेक्टिवली संबोधित करना हो अगर, तो मैं क्या बोलूंगा उनको, मैं बोलूंगा भाई उनको फर्म। तो 3 शब्द पढ़े, फर्म मींस इंडिविजुअली हर पार्टनर, कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को मिला के बोलना हो तो फर्म। ठीक है, तो इंडिविजुअली हर पार्टनर जो है उसको पार्टनर कहा जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, शायद मैंने मिस्टेक की बोलने में, मैं दोबारा बोलता हूँ, इंडिविजुअली हर जो व्यक्ति होगा उसको पार्टनर कहा जाएगा। कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को मिला के क्या बन जाएगी, फर्म बन जाएगी। और जिस नाम से व्यापार किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है, जो बिजनेस नेम होगा उसको फर्म नेम कहा जाएगा।
तो ये वाली सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है भाई, इस पैराग्राफ में आप लोग रीड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपकी बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो पार्टनर का मतलब, फर्म का मतलब और फर्म नेम का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे हमने पढ़ा था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। भाई हमने यहाँ पे ये समझा था कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अप्लाई क्या कहते हैं, होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म्स पे, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अप्लाई होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब किसी भी फॉर्म का बिजनेस हो, अकाउंटिंग करते समय तो हमेशा ही अप्लाई होगा सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म पे भी अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, हम तो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अगली बात, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्लाई होता है पार्टनरशिप फॉर्म पे वाला कॉन्सेप्ट, तो भाई नहीं होता, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लेके अच्छे से पढ़ा था। अगर किसी को ये चीज भूल गया है ना कोई बच्चा, तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। मैं ना जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आज आपको चीजें, ठीक है। तो वो डिटेल्ड एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ एक बार आपको, ठीक है। उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा ना, तो शॉर्ट में बताता हूं मैं। मान लेते हैं कि भाई एक बिजनेसमैन है, मान लेते हैं मैं एक बिजनेसमैन हूं हिमांशु, और मेरा एक बिजनेस है भाई एजुश्योर एकेडमी, ठीक है। मैंने एजुश्योर एकेडमी के नाम पे बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। क्विकली बता रहा हूँ सारी बात। मैंने एजुश्योर एकेडमी के नाम पे बैंक से लोन ले लिया अपने बिजनेस के नाम पे। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाए मैंने बैंक में, बिजनेस के खाते दिखाए मैंने बैंक में, और बैंक को जो है खाते बहुत ही अच्छे लगे। बैंक को लगा कि भाई ये तो बिजनेस बहुत ग्रो कर रहे हैं, पिछले सालों में काफी प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस से, तो बिजनेस के नाम पे मैंने लोन ले लिया। बाद में वो लोन मैं रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक मुझे पकड़ेगा या मेरे बिजनेस को? तो भाई बैंक मुझे पकड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा था। मेरा जो बिजनेस था एजुश्योर एकेडमी, मान लेते हैं कि वो एक पार्टनरशिप फर्म था, मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर चला रहा था। तो मेरे बिजनेस के नाम पे जो है केस नहीं हो सकता, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं मेरा बिजनेस। मैं और मेरा बिजनेस एक ही माने जाते हैं कानून की नजर में, अलग अलग व्यक्ति माने ही नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर द सेम पर्सन, ठीक है। ऑनर ही बिजनेस है, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, कंपनी होती है अगर, तो फिर बात अलग होती, फिर बिजनेस के नाम पे भी केस किया जा सकता था अगर एजुश्योर एकेडमी एक कंपनी होती, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था, इसको अच्छे से यहाँ से रीड करना, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता पार्टनरशिप फर्म्स पे, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे यहाँ पे हमने फीचर्स पढ़े थे भाई, पार्टनरशिप के फीचर्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था भाई कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स पहला यहाँ पे फीचर है हमारा, पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टनरशिप का, 2 और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो क्या है भाई, 2 और मोर पर्सन्स, ये रही हेडिंग, 2 और मोर पर्सन्स। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को भाई अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे लगता है समझ में नहीं आया था लास्ट टाइम, तो मैं दोबारा से डिस्कस करता हूँ। देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से। 2 और मोर पर्सन्स। हमारे देश में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जिसका डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में किया था, तो जो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन नंबर 4 है, 4, वहां पे क्या दिया हुआ है भाई, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वहां पे ना पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब वो जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन में ही बताया गया है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है। पार्टनरशिप मींस रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, बोला हुआ है ना वहां पे 2 और मोर पर्सन्स। तो 2 वाली जो बात है वो वहां पे लिखी हुई है कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, ये बात हमें वहां से पता चल जाती है। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, ये बात कहां से पता चलती है हमको, तो भाई सेक्शन नंबर 4 से पता चलती है ये बात। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 से पता चलती है ये बात हमको। अगली बात भाई, जो पार्टनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए। अब भाई कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल, तो भाई ये बात कहीं नहीं लिखी है कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल। कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल कौन है ये कहीं नहीं बता रखा, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल कौन नहीं है ये बता रखा है। ये कहां बता रखा है, तो भाई हमारे देश में एक कानून है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पे सेक्शन नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 11, और उस सेक्शन नंबर 11 में बता रखा है कि 3 व्यक्ति हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते। पहला माइनर, माइनर माने वह व्यक्ति जो कि 18 साल का नहीं हुआ अभी, ठीक है, 18 साल से छोटी एज का है। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो कि दिमागी रूप से थोड़ा सा
खराब है, उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से जिसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कवर होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमागी रूप से अगर कोई व्यक्ति सही नहीं रहता तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है हमारे देश में। तीसरा था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा व्यक्ति जो कि कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है, भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता हमारे देश में, कानून ने ही उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया कि भाई तू तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन होते हैं वैसे ऐसे लोग? भाई ऐसे लोग मैंने बताया था कन्विक्ट्स, अपराधी जो होते हैं उनको जो है डिस्क्वालिफाई किया गया है कि भाई तुम देश में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो ही नहीं, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कन्विक्ट्स माने अपराधी। ऐसे ही जो इंसॉल्वेंट्स होते हैं, दिवालिया लोग भी जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं होते हमारे देश में। ऐसे ही फॉरेन सॉवरेन्स हमने पढ़ा था, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स होते हैं हमारे देश में, राजदूत, ठीक है, तो वो जो होते हैं एम्बेसीज के अंदर जो काम करते हैं भाई वो भी हमारे देश में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए थे, ठीक है, 2-3 एग्जांपल लिए थे हमने पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के। तो इसका मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए जो पार्टनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगली बात, चलो ये भी समझ में आ गया कि कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए, और पार्टनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कौन होता है वो भी समझ में आ गया। अगली बात, भाई मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में? तो भाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर, ये बात कैसे पता चलेगी? तो सुनो भाई ध्यान से। वैसे अगर मैं फटाफट से आंसर बता दूं तो 50, ठीक है, मतलब अगर मैं चुटकियों में आंसर बोलूं तो भाई 50 पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन कैसे, कहां लिखा हुआ है? तो भाई इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा बताता हूं, सुनना ध्यान से। हमारे देश में एक कानून है द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वहां पे एक सेक्शन है 464। जो सेक्शन 464 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, केंद्र सरकार को पावर देता है। क्या पावर देता है भाई? कि केंद्र सरकार जब चाहे तब हमें बता सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। मतलब सेक्शन 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि भाई तुम बताओ कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर होंगे मैक्सिमम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि नहीं है? हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सेक्शन 464 था उसने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, एक रोक भी लगा दी कि भाई जो भी संख्या तुम बताओगे ना वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तुम बताओगे ना पार्टनरशिप फॉर्म्स के अंदर वो 100 को एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी केंद्र सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। उन्होंने कहां पे बताया भाई? उन्होंने बताया द कंपनीज रूल्स 2014। तो कंपनीज रूल्स जब बनाए गए थे 2014 में, वहां पे उन्होंने रूल नंबर 10 में बताया। रूल नंबर 10 में उन्होंने बताया कि भाई कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर? 50, ठीक है। ये बात कहां लिखी है? रूल 10 में लिखी है, कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें नोटिफिकेशन के थ्रू बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार किसने दिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया भाई कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने। साथ ही उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं बता सकते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ये वाली बात, सारी की सारी बात जो है मैंने अच्छे से पॉइंट 1 जो था पूरा डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट था भाई। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया है भाई? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट भाई ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब जब दो लोग आपस में एग्री हो जाते हैं तो उनमें एग्रीमेंट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। When two or more persons agree upon one and the same thing, then they are entered into an agreement, ठीक है। तो वो एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। जब वो सेम बात पे एग्री हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट में एंटर हो गए, सिंपल सी बात है। बट एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था भाई पार्टनरशिप के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड का बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मर्जी है, पार्टनरशिप डीड बनानी है तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनानी है तो मत बनाओ, मतलब, ठीक है। तो मतलब रिटर्न एग्रीमेंट करना है या नहीं करना वो पार्टनर की डिस्क्रिशन है, मर्जी है, ठीक है। अगली बात, अगर रिटर्न एग्रीमेंट बना दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी भाई। सेकंड वाले पॉइंट में आपने अच्छे से जो है पढ़ी होंगी मुझे लगता है। लॉफुल बिजनेस क्या होता है भाई? जो भी व्यापार हम कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, इललीगल नहीं होना चाहिए। क्या अगर मैं कोई इलीगल एक्टिविटी करता हूं अपने फ्रेंड के साथ मिलके पार्टनरशिप में, तो क्या मैं बोलूंगा मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा था? भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो भाई जो काम है ना वो लीगल होना चाहिए। इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप थोड़ी ना कर लोगे तुम किसी के साथ, ठीक है। किसी के बच्चे किडनैप करने के लिए पार्टनरशिप कर लो अपने फ्रेंड के साथ, तो बोल दो पार्टनरशिप में काम किया मैंने, है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है,
और जो वसूली का पैसा आया वो मैंने और मेरे दोस्त ने आधा आधा बांट लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी हमारी 50%, 50-50%। बाद में वो मुकर जाएगा, नहीं मेरे को तो 60% चाहिए था, केस करेंगे कोर्ट में। ऐसा होगा क्या? कोर्ट सुनेगी हमारी बात? भाई पार्टनरशिप ही नहीं है ये, ठीक है। तो मतलब लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको। प्रॉफिट शेयरिंग, तो भाई पार्टनरशिप वह है जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग है। जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं है वह पार्टनरशिप ही नहीं है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप होने का सबसे पहला यहाँ पे मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का शेयर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो पार्टनर ही नहीं है भाई, ठीक है, वो पार्टनर ही नहीं है। हाँ, लेकिन लॉस में भी हिस्सा होना कंपलसरी है क्या? तो नहीं भाई, लॉस में हिस्सा होना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे माइनर जो होता है ना, माइनर में भी अ पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कहां पे लिखा है? सेक्शन 30 में, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं जहां पे हमने अपनी थ्योरी खत्म की थी। ये रहा सेक्शन 30, ठीक है, ये वाली बात यहां पे लिखी हुई है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट था हमारा ये वाला, ठीक है। तो माइनर जो है वो बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, ओनली फॉर बेनिफिट के लिए, सेक्शन 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए सारा का सारा, के ये वाली सारी बातें कहां पे लिखी हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब भाई, प्रॉफिट शेयरिंग का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति पार्टनर तब कहलाएगा जब उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा। अगर प्रॉफिट में ही हिस्सा नहीं है तो वो पार्टनर ही नहीं कहलाएगा। बट क्या लॉस में हिस्सा होना भी जरूरी है क्या? मैंडेटरी है क्या? तो नहीं भाई, लॉस में हिस्सा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि माइनर के केस में क्या होता है, माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर होता है, लॉस में उसका कोई हिस्सा ही नहीं होता, बट फिर भी पार्टनर तो बोला जाएगा उसको। तो हाँ भाई, पार्टनर बोला जाएगा। इट मींस लॉस में हिस्सा होना मैंडेटरी नहीं है, बट प्रॉफिट में हिस्सा होना मैंडेटरी है। अगली बात थी बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यहाँ पे जो है एक्टिव पार्टनर्स भी हो सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर जो है वो बढ़ चढ़ के बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टनर्स जो है उनसे कंसल्ट किया जाएगा, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने से पहले एक दूसरे से कंसल्टेशन करने का उनको राइट है, ठीक है। मैं एक पार्टनर हूं, मुझसे बिना पूछे क्या कोई दूसरा पार्टनर काम कर देगा बिजनेस के अंदर? नहीं भाई, मेरे पास राइट है कि मुझसे कंसल्ट किया जाए। मेरे से बिना कंसल्ट किए कोई काम होगा तो मेरा राइट तोड़ दिया भाई तुमने, ठीक है। तो राइट जो है वो मेरा है कि मुझसे पूछा जाएगा। आगे है कि भाई मेरे पास ये भी राइट है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, चेकिंग कर सकता हूँ और कॉपी भी मांग सकता हूँ अपने खातों की, ठीक है, बिजनेस के। आगे है कि भाई मेरा जो प्रॉफिट या लॉस है वो मुझे मिलेगा, जो भी एग्रीड रेशो थी उतना, ठीक है, जितनी भी हमने एग्री की थी रेशो, उतनी रेशो में मुझे प्रॉफिट या लॉस मिलेगा मेरा। आगे यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये पढ़ी थी कि भाई अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे फर्म पार्टनर को ब्याज पे करेगी। किस रेट पे? भाई जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस रेट पे। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री ही नहीं हुआ, पार्टनरशिप डीड में हमने वो क्लॉज ही नहीं लिखा, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाना ही हम भूल गए, हमने बनाई ही नहीं है पार्टनरशिप डीड, तो फिर कितना ब्याज दिया जाएगा भाई? फिर दिया जाएगा 6% पर एनम का ब्याज दिया जाएगा। आगे हमने पढ़ा था अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पार्टनर अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट कोई एक्सपेंस कर देता है तो वो जो एक्सपेंस उसने किया वो उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, उसको सौंप दिया जाएगा, फर्म के द्वारा पे कर दिया जाएगा दोबारा। आगे हमने पढ़ा कि भाई पार्टनर के पास राइट है वो किसी नए पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक जो है नया पार्टनर एडमिट ही नहीं हो सकता। मान लेते हैं फर्म में 4 पार्टनर है, एक भी मुकर गया तो भाई नया पार्टनर एडमिट होगा ही नहीं। मान लेते हैं मैं एक फर्म में पार्टनर हूं भाई, मेरे साथ 3 और पार्टनर है, हम 4 हैं टोटल। अब नया पार्टनर एडमिट करने की जब बात आई तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं होने दूंगा नया पार्टनर एडमिट, ठीक है। तो मैं अड़ गया भाई, तो अगर मैं अड़ गया तो नया पार्टनर नहीं आ सकता, मेरे पास राइट है, मैं नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता हूं। एक व्यक्ति रोक सकता है भाई एडमिशन। आगे था पार्टनर के पास ये भी राइट है कि वो जब चाहे तब रिटायर हो सकता है, फर्म छोड़ के जा सकता है। नोटिस देना है, बस प्रॉपर नोटिस दे दो कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं और छोड़ के चले जाओ। आगे यहाँ पे सेम बात रिपीट हुई थी, पॉइंट नंबर 6 वाली बात पॉइंट नंबर 9 में दोबारा रिपीट हो गई थी, तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना, इंडेमनीफाई वाली बात, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंस अगर पार्टनर करता है अपनी जेब से तो वो उसको इंडेमनीफाई कर दिए जाएंगे, फर्म के द्वारा दोबारा से उसको रीपे कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे राइट्स थे पार्टनर के। आगे ये ब्लर पेज है बहुत ज्यादा, इसको मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ। पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। मेरी बात सुनना ध्यान से, पार्टनरशिप डीड, इधर आ जाओ इधर, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है भाई? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। भाई ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते। पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट्स होते हैं ना, जो चीजें लिखी होती है, मतलब उसको क्लॉजेस बोलते हैं, क्लॉज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये वाला शब्द दिखेगा, देखो, क्लॉजेस। क्लॉजेस मींस कंटेंट्स, ठीक है। तो जो भी कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में उसको क्लॉजेस कहा जाता है। अगली बात, क्लॉजेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में?
तो भाई यहाँ पे पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब पार्टनर्स का नाम होता है, पार्टनर का एड्रेस होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरी जो है इन्फॉर्मेशन होती है पार्टनर्स की। फर्म का डिस्क्रिप्शन होता है, फर्म का नाम होता है, मतलब बिजनेस नेम, ठीक है, फर्म का एड्रेस होता है। ऐसे ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की लोकेशन की जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। भाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है हमारा, मतलब जो हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। प्रिंसिपल माने मुख्य, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, भाई किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे मेंशन होगा। कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं या फिर खिलौनों का व्यापार कर रहे हैं, जिस भी चीज का, जूतों का व्यापार कर रहे हैं, तो जो भी व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार क्या है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा नेचर ऑफ बिजनेस में। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट की हमने। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, कितनी कितनी पूंजी निवेश की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पार्टनर को कितना कितना पे किया जाएगा फर्म के द्वारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना कितना चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु पे किस तरीके से जो है उसको पेमेंट की जाएगी, वो सारी बातें यहाँ पे हमें लिखनी होंगी। अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। आगे है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कौन से पार्टनर के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे जो है लिख के चलेंगे। आगे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। मान लेते हैं कि भाई हमने एक निश्चित अंतराल के लिए पार्टनरशिप की, मान लेते हैं मैंने अपने पार्टनर के साथ सिर्फ 2 साल के लिए पार्टनरशिप की, तो पहली बात इसको ना वेंचर बोलते हैं, वेंचर। अगर मैंने लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप की है तो वो वेंचर कहलाएगा, ना कि पार्टनरशिप। वेंचर भी एक टाइप का पार्टनरशिप ही होता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें ना ड्यूरेशन सीमित होती है, मतलब एक निश्चित अंतराल तक ही वो पार्टनरशिप चलेगी, फिर वो पार्टनरशिप भंग हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर निरंतर काल तक पार्टनरशिप चलती रह जाए तो उसको पार्टनरशिप ही कहा जाता है, उसको कोई और नाम से नहीं बुलाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा वेंचर, वेंचर शब्द दिख रहा है आपको। तो वेंचर का मतलब यही होता है, ठीक है, कि मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम लोग जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन हमें यहाँ पे लिखना होगा पार्टनरशिप का, अगर ऐसा है तो। फिर बैंक अकाउंट ऑपरेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी होगी। पार्टनर्स जो है वो जॉइंट अकाउंट जो है वो उसके थ्रू ऑपरेशन करेंगे या फिर सबका अलग अलग खाता होगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा। पार्टनर की डेथ होने पे क्या होगा, क्या फर्म कंटिन्यू करेगी या बंद हो जाएगी, तो ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई पार्टनर की डेथ होने पे 2 ही चीजें होती हैं, या तो फर्म कंटिन्यू करती है या फिर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब बंद। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने लिख दिया कि कंटिन्यू करेगी तो कंटिन्यू करेगी, अगर हमने लिख दिया डिसॉल्व हो जाएगी तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगर हमने ये वाला क्लॉज ही नहीं लिखा तो फिर डिसॉल्व ही करनी पड़ेगी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अगर ये क्लॉज मिसिंग है तो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, भाई अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनका निपटारा कैसे होगा, ये बात भी हमें यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉजेज हैं पार्टनरशिप डीड के, तो इनको समझना है। देखो अगर समझ लोगे क्विकली, देखो 4-5 चीजें तो वैसे ही याद हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर होना चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, ठीक है, पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ले लेंगे। उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे होगा, उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, पार्टनर की डेथ हो गई अगर किसी पार्टनर की तो क्या फर्म कंटिन्यू करेगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बैंक ऑपरेशंस कैसे होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऐसे क्विकली, ये पेपर में नहीं आएगा, ऐसे आपको नॉलेज के लिए पता ही होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी बातें यही नहीं पता होंगी तो फिर क्या करोगे यार, फ्यूचर में क्या करोगे। देखो आगे था इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना पार्टनरशिप डीड, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े थे इंपॉर्टेंस के। क्या क्या 2 पॉइंट थे, तो भाई नजर यहाँ पे जो है अच्छे से डालना। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, इट गवर्न्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। गवर्न्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब्स या फिर स्पेसिफाइज, ठीक है, मतलब वहां पे लिखा होता है। पिछली क्लास में शायद मैंने कुछ और शब्द बोला था, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो इट गवर्न्स, गवर्न्स का मतलब यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, पार्टनर्स के राइट्स लिखे होते हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज लिखी होती हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज लिखी होती हैं। आगे हमने पढ़ा था डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है, डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड बिकॉज इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्योंकि एक रिटन डॉक्यूमेंट है तो अगर कोई विवाद हो जाता है पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई विवाद हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी है ना, जो क्लॉजेस लिखी है, उन क्लॉजेस के बिहाफ पे हम जो है उन सारे के सारे मुद्दों को जो है निपटा देंगे, लड़ाई झगड़ों को निपटा देंगे।
आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, तो ना भाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, मर्जी है, पार्टनरशिप डीड बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो मत बनाओ, कोई कंपल्जन नहीं है, एक्ट के द्वारा मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप डीड को बनाना, अपनी मर्जी है भाई। लेकिन फायदा किसमें है भाई, फायदा तो उसी में है, पार्टनरशिप डीड बनाओ तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। अगली बात, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो फिर क्या होगा भाई, फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्या क्या प्रोविजन है, तो भाई ये 6 प्रोविजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर जहां पे भी हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है वहां पे ये सारी बातें अप्लाई हो जाएंगी। तो क्या क्या बातें हैं भाई, पहला पॉइंट, प्रॉफिट या लॉस जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। तीसरा पॉइंट, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे 6% पर एनम का ब्याज जो है वो लिया जाएगा। ये जो ब्याज होगा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो ये पे करना ही पड़ेगा भाई फर्म को, ठीक है। अगली बात, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह दिए ही नहीं जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, नहीं दिए जाएंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, भाई नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी थी। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या क्या लाइबिलिटीज होती है फर्म के प्रति, तो भाई यहाँ पे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर जो है अपनी फर्म के साथ कंपटीशन करते हुए फर्म के आसपास ही कंपटीशन करते हुए सेम काम खोल लेता है, ठीक है, सेम कारोबार करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जितना भी प्रॉफिट वो उस बिजनेस से कमाएगा वो उसको फर्म को ही लाके देना पड़ेगा। अगली बात यहाँ पे हमने पढ़ी थी कि भाई अगर मैं फर्म की किसी ट्रांजैक्शन से कोई बेनिफिट उठा लेता हूं, कोई प्रॉफिट मुझे अर्न हो जाता है, तो वो वाला प्रॉफिट भी मेरा नहीं होगा, वो भी मुझे फर्म को ही देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यही है, जो भी पैसा मैं फर्म के रिलेशन में कमाऊंगा वो मुझे फर्म को ही देना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने यहाँ पे पढ़े थे। पहला वाला यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो माइनर होता है वो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। हालांकि हमने जो अपना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है वहां पे हमने क्या पढ़ा कि भाई जो पार्टनर है जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है ना। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बट लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो उस बात को ओवरराइड करता है। सेक्शन 30 में यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया कि भाई पार्टनर जो माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं क्रक्स निकालू बात का, ठीक है, तो जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि भाई माइनर कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर बेनिफिट्स नॉट फॉर लॉसेस, ठीक है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हो सकता है भाई, लॉसेस के लिए नहीं हो सकता। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने सेक्शन 31 पढ़ा था भाई, एक नया पार्टनर अगर हमें एडमिट करना है, ठीक है, पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। देखो मैं सिंपली बताता हूँ ना, छोड़ो इंग्लिश में क्या लिखा है यार, ठीक है, इंग्लिश समझ नहीं आती मुझे भाई। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो वो एडमिट हो सकता है भाई अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो, ठीक है, तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तो ही एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। आगे है सेक्शन 32, वहां पे क्या लिखा है भाई, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ के जा सकता है अगर वो एक नोटिस दे देता है तो, ठीक है, तो एक नोटिस देके, प्रॉपर नोटिस देके वो फर्म को रिटायर हो सकता है, फर्म को छोड़ के जा सकता है, ठीक है, सेक्शन 32 में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आगे यहाँ पे सेक्शन 69 हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, सेक्शन 69 में लिखा हुआ है, ऑप्शनल है, मर्जी है भाई, रजिस्टर कराना है कराओ, नहीं तो मत कराओ। सेक्शन 35 हमने आगे यहाँ पे पढ़ा था, वहां पे क्या लिखा हुआ है भाई, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उस केस में क्या होगा, फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, फर्म को बंद कर दिया जाएगा। ये वाली बात भी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको समझा दी थी, ठीक है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बना रखी है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो बना रखी है लेकिन ये नहीं लिखा कि डेथ होने पे क्या होगा, वो वाला क्लॉज नहीं लिखा हमने, तो उस केस में भाई डेथ होने पे क्या होगा, फर्म बंद कर देंगे, कंटिन्यू नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था तो भाई इतना ही हमने पढ़ा था, हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। अभी तक हमारी जो क्लास है वो आधे घंटे के लगभग जो है हो गई है, आधे घंटे में अपनी रिवीजन हो गई है, बढ़िया तरीके से मुझे लगता है सारी बातें समझ में आई होंगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है उसको देखना भाई ध्यान से, अगर बुक है तो बुक में देखो, अगर ये वाला जो पीडीएफ है तो इस वाले पीडीएफ में देखो, अच्छे से शांति से क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। भाई इस बात पे थोड़ा सा जो है ध्यान देना। मैं अपना यहाँ पे पेन की इंक थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ भाई, पतली पतली सी दिख रही है, नजर नहीं आ रहा कुछ भी। चलो जी अब ठीक है।
अब ठीक है भाई, चलो तो देखो जी, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि भाई विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, दोबारा पढ़ता हूं मैं, अम्बरीश ललित, हट जा, चलो अम्बरीश जो है वो एक व्यक्ति है, ललित एक व्यक्ति है और चारू भी एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है यहाँ पे। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स हैं भाई इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, भाई पार्टनरशिप डीड इन्होंने नहीं बना रखी, ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड इन्होंने नहीं बना रखी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और नीचे बोला है हाउ विल बी द मैटर्स रिजॉल्व्ड, कैसे इन मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए, कैसे इन मुद्दों को निपटाया जाए भाई, सॉल्व किया जाए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को रिजॉल्व करेंगे हम भाई, देखते हैं ध्यान से। पहला पॉइंट, अब हमें कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है तो मुद्दे निपटाना तो हम सीख ही चुके हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई पहला पॉइंट, देखते हैं क्या होगा। अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, अम्बरीश ने जो है वो ज्यादा कैपिटल लगाई है बाकी पार्टनर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, तो बाकी पार्टनर्स के मुकाबले अम्बरीश ने ज्यादा पूंजी निवेश कर दी बिजनेस में। एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और वो कहता है भाई इसी बात के लिए मुझे क्या चाहिए, 10% पर एनम का जो है ब्याज भी चाहिए, प्रत्येक वर्ष 10% का ब्याज चाहिए मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कह रहा है भाई मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे ब्याज मिलना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। आगे लिखा है बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, वो कह रहा है भाई ललित और चारू जो है वो एग्री नहीं हो रहे उसकी बात से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अम्बरीश सही है या फिर ललित और चारू सही है? अम्बरीश सही है या ललित और चारू सही है? तो भाई मुझे लगता है सभी का आंसर यही होगा, क्या होगा कि ललित और चारू सही है। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन में लिखा था पार्टनरशिप डीड तो बनाई ही नहीं गई, देखो विदाउट पार्टनरशिप डीड, जो इन्होंने पार्टनरशिप की है वो तो विदाउट पार्टनरशिप डीड की है, मतलब पार्टनरशिप डीड यहाँ पे एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है यहाँ पे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या किसी भी पार्टनर को? तो नहीं दिया जाएगा, पढ़ा तो था हमने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ये रहा सेकंड वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट पेड टू एनी पार्टनर, चाहे उसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है कम कैपिटल लगा रखी है, उससे क्या लेना देना भाई, उससे थोड़ी ना कोई लेना देना है। तो यही आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू द पार्टनर, देयरफॉर अम्बरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता किसी भी पार्टनर को, चाहे वो ज्यादा पूंजी लगा दे या फिर वो कम पूंजी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आगे सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं भाई, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस, ललित जो है वो अपना पूरा समय देता है भाई काम के अंदर, पूरा टाइम बिजनेस में वो जो है अपना ध्यान देता है, काम करता है, मेहनत करता है। एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, और वो कह रहा है भाई मुझे ना सैलरी भी चाहिए 5000 पर मंथ पर महीना, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई मैं पूरे टाइम काम करता हूँ, फुल टाइम काम करता हूँ, मुझे सैलरी चाहिए 5000 पर मंथ। बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, बट अम्बरीश और चारू कह रहे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, मुझे बताओ क्या जो ललित जो है सैलरी की डिमांड कर रहा है क्या वो सही डिमांड कर रहा है? तो भाई गलत है, रेम्युनरेशन दी ही नहीं जाती। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स दी जाती है क्या? रेम्युनरेशन जो सैलरी कमीशन एक्सेट्रा ये सब चीजें होती है इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई गई है तो भाई रेम्युनरेशन तो पे ही नहीं की जाएगी, चाहे ज्यादा काम क्यों कर रहे हो या फिर कम काम कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, ज्यादा काम करो कम काम करो, इट डज नॉट मैटर। यही वाली बात यहाँ पे आंसर में लिखी है, रेम्युनरेशन इज नॉट पेबल टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देयरफॉर ललित विल नॉट गेट सैलरी, इसलिए ललित को सैलरी नहीं दी जाएगी। मतलब जो चारू है और जो अम्बरीश है वो सही कह रहे हैं, सैलरी नहीं मिलेगी भाई। आगे चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। चारू कह रही है कि भाई मैंने ना फर्म को लोन दिया था 50,000 का, अब मुझे उस पर ब्याज चाहिए 12% पर एनम के रेट पे। भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना ब्याज मिलना चाहिए? ब्याज तो मिलेगा उसको, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनी हो या ना बनी हो ब्याज तो मिलेगा उसको, लेकिन कितना? 12% पर एनम मिलेगा क्या? तो नहीं भाई 6% पर एनम मिलता है ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड बना रखी होती, वहां पे लिख रखा होता कि 12% देंगे तो देंगे फिर, लेकिन डीड ही नहीं बना रखी, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो 6% पर एनम का दिया जाएगा ना कि 12% का, ठीक है। तो ये वाली बात भी मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी, नीचे लिखा भी होगा, मैं रीड करके बताता हूँ। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेबल एट 6% पर एनम, देयरफॉर चारू विल गेट इंटरेस्ट 3000, 50,000 का 6% मिलेगा भाई, ना कि 12%, ठीक है।
तो चारू भी गलत है, सारे पार्टनर ही गलत है, ठीक है। अम्बरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फॉर्म, भाई अम्बरीश ने 10,000 निकाल लिए फॉर्म से, ड्रॉइंग कर ली फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाले, मतलब ड्रॉइंग कर ली उसने, ठीक है। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शुड बी चार्ज्ड एट 10% पर एनम। वो कह रहा है भाई ध्यान से सुनना दोबारा से, अम्बरीश ने बिजनेस से 10,000 निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग कर ली अम्बरीश ने। अब जो चारू है और जो दूसरा ललित है, ललित और चारू जो है ना, ये क्या कह रहे हैं भाई, इससे ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो 10%। क्या 10% चार्ज करना चाहिए? पहली बात तो क्या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है? तो भाई किया ही नहीं जाता। तो ये जो ललित और चारू जो मांग कर रहे हैं ना, ये तो गलत है भाई। 10% क्या लेंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो लिया ही नहीं जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया ही नहीं जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यही बात यहाँ पे लिखी है भाई, इंटरेस्ट ऑन अम्बरीश ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। कोई ब्याज यहाँ पे जो उससे नहीं मांगेंगे हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगली बात, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। वो कह रहा है भाई इस साल हमें कितना मुनाफा हुआ, 50,000 का। और अम्बरीश क्या कह रहा है, अम्बरीश कह रहा है भाई ये जो मुनाफा है ना, इसको कैपिटल की रेशियो में बांट लो। मतलब जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसने कम लगाई है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। मुझे बताओ क्या अम्बरीश सही कह रहा है कि कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट को बांट डालो? तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये तो इक्वल बटना चाहिए। पहला ही पॉइंट ये था, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर होंगे कि नहीं होंगे? इक्वली शेयर होंगे भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड वो ज्यादा चालू बन रहा है। वो कह रहा है भाई क्योंकि मैंने देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था अम्बरीश ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, तो वो ज्यादा चालू बन रहा है। वो कह रहा है जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई है उसको ज्यादा जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, कैपिटल की रेशियो में बांट डालो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। आगे देखो, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। तो कह रहा है भाई ललित है ना अपने बेटे को एज अ पार्टनर फॉर्म के अंदर जो है वो एडमिट करना चाहता है, एडमिशन करना चाहता है उसका फॉर्म के अंदर। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, चारू ने मना कर दिया। चारू कह रही भाई मैं तो नहीं आने दूंगी। अब भाई चारू ने मना कर दिया तो क्या ललित जो है वो अपने सन को एडमिट कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में? तो भाई नहीं कर सकता। एक भी पार्टनर अगर नहीं मानेगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, देखो 6th वाला पॉइंट, अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर अपनी हामी ना भर दे, कंसेंट माने हामी, तो बिना सारे पार्टनर्स की हामी के हम किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। देयरफॉर इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिकॉज चारू ऑब्जेक्ट, चारू ने ऑब्जेक्शन कर दिया। वो कह रही मैं नहीं आने दूंगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये 5th वाले पॉइंट में थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि देखो उसने 50,000 का प्रॉफिट दिया था, यहाँ पे 47,000 को बांटने की बात चल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। ये 5th पॉइंट को मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आ गया होगा भाई, जो अम्बरीश था वो कह रहा था कैपिटल की रेशियो में बांट दो प्रॉफिट को, लेकिन हमने कहा नहीं भाई इक्वल बटेगा। वो वाली बात तो समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन प्रैक्टिकली 50,000 नहीं बटेगा प्रॉफिट, कम बटेगा। क्यों बटेगा वो मैं बताऊंगा, कम क्यों बटेगा, बट अभी नहीं, ठीक है, अभी क्योंकि समझ नहीं आएगा। ये 5th वाला जो आपका पॉइंट था ये दोबारा डिस्कस करूंगा मैं, एक बार पूरा पॉइंट दोबारा डिस्कस करूंगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, मतलब ठीक है। आपको बस वो बाकी के जो 5 पॉइंट है उन पे आपको फोकस करना है भाई अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई बाकी के 5 पॉइंट आपको अच्छे से जो है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इलिस्ट्रेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं भाई। इलिस्ट्रेशन 2 क्या है भाई, देखो ध्यान से। हैरी और गैरी जो है वो पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। बट हैड क्या है भाई, बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। लेकिन उन्होंने ये बातें जो है उस पर एग्री कर रखा है, मतलब ओरल एग्रीमेंट बना रखा है उन्होंने, ओरल एग्रीमेंट बना रखा है। अब देखो उनका ओरल एग्रीमेंट क्या है समझते हैं। यहां पे लिखा है सैलरी विल बी पेड टू हैरी 10,000 पर मंथ। भाई ओरल एग्रीमेंट बना रखा है, और ओरल एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि हैरी को सैलरी पे की जाएगी 10,000 पर मंथ। क्या सही बात है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाती है क्या? नहीं दी जाती। तो मतलब ये तो इनकी बात गलत हो गई भाई, कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं की जाएगी। अगली बात, गैरी विल गेट अ कमीशन ऑफ 10%। तो भाई रेम्यूनरेशन तो दी ही नहीं जाती, तो कमीशन भी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट विल अलाउड ऑन कैपिटल 10%। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये भी बात गलत है।
इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10%, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर से ड्रॉइंग के ऊपर, ठीक है, ये भी बात गलत हो गई। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, ये तो बात सही है भाई, हाँ, जब तक दोनों पार्टनर एडमिट नहीं होंगे तब तक जो है नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, तो लास्ट वाली बात तो सही है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा है हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिजॉल्व, और वो कह रहा है बताओ नीचे जो मुद्दे दिए गए इनको कैसे रिजॉल्व करोगे तुम लोग। पहला मुद्दा, गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। वो कह रहा है गैरी जो है ना वो कह रहा है मुझे भी सैलरी चाहिए क्योंकि हैरी को भी सैलरी मिल रही है तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को जो कमीशन मिल रही है वो तो बहुत कम है, मुझे सैलरी भी चाहिए इसके अलावा। तो भाई पहली बात तो ना तो हैरी को सैलरी मिलेगी ना गैरी को सैलरी मिलेगी, ना हैरी को कमीशन मिलेगी ना गैरी को कमीशन मिलेगी, ठीक है। तो मतलब तो मुद्दा सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी एज इज पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड, भाई ये वैलिड ही नहीं है इन द व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। तो भाई यहाँ पे ये बात मतलब जो है सही नहीं है। अगली बात, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्रीज। गैरी कह रहा है मैं नहीं मान रहा भाई, हैरी कह रहा है मैं अपने पार्टनर अपने सन शेरी को जो है पार्टनर बनाना चाहता हूँ, उसको जो है 25% में शेयर दूंगा प्रॉफिट में अपने हिस्से में से, लेकिन गैरी बोल रहा है भाई मैं तो डिसएग्री हूँ। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर है वो एडमिट हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पार्टनर्स यहाँ पे एग्री ही नहीं है। तो भाई हैरीज डिमांड टू एडमिट शेरी इनटू पार्टनरशिप इज आल्सो नॉट वैलिड एज बोथ द पार्टनर्स हैड एग्रीड टू एडमिट न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। तो जब तक दोनों पार्टनर एडमिट नहीं होते ना तब तक कोई भी नया पार्टनर जो है वो एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो ये वाली बात भी समझ में आई होगी। अब आगे जो है ना थोड़ा नया टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में अलग से लूंगा, ठीक है। देखो फिर बहुत ज्यादा ना, नहीं तो दिमाग की खिचड़ी पक जाएगी। और अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, नेक्स्ट क्लास में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे ताकि समझ में भी तो आए ना। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो अभी तक हमने होमवर्क नहीं दिया अकाउंट्स की क्लास में ना, तो आज मैं दूंगा होमवर्क। तो होमवर्क देने के लिए मुझे चाहिए क्वेश्चंस, यहाँ पे चाहिए क्वेश्चंस। तो भाई पहला वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। पेज नंबर इसका है, पेज नंबर क्या है 2.74, ठीक है। तो पेज नंबर 2.74 नोट कर लेना भाई, वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी होमवर्क है, 2 भी होमवर्क है, 3 भी होमवर्क है, होमवर्क ही होमवर्क है भाई। 1 2 3 4 भी होमवर्क है। आगे देखते हैं, 4 भी होमवर्क है, बस 4 भी होमवर्क है, हाँ ठीक है, बस 4 तक है होमवर्क। अगला पेज तो समझ भी नहीं आ रहा है, इतना ब्लर हो रखा है, ये मैं दोबारा मंगाऊंगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन ये वाले होमवर्क है, एक ये वाला होमवर्क है, तो टोटल 5 क्वेश्चन होमवर्क है। और जो 2 क्वेश्चन आज कराए वो दोबारा करने हैं एक बार, ठीक है। अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो पूछना है मुझसे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को रिजॉल्व कर दूं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी मैं पहले आपके निपटा के चलूंगा, ठीक है। ओवर करते हैं आज की क्लास।